गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। फटाफट तेजी से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखे थे 78 तक। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 तक देखे थे। वैसे बच्चे जो 12th क्लास में हैं और तैयारी कर रहे हैं, 12th एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम में यदि बायोलॉजी में किसी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहे, बने रहे। ध्यान रखिएगा। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 79 से होगा। पिछले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 78 तक बता दिए थे। यदि आज आप लोग में से कोई ऐसे लोग हैं जो पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो वो फटाफट सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियो को देख लेंगे। तो फटाफट एक बार आप सभी बच्चे लोग कमेंट कर देंगे क्या वीडियो और साउंड क्लियर है। एक बार फटाफट तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे क्या वीडियो और साउंड क्लियर है। क्लास को फटाफट शुरू किया जाए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चे को। गुड इवनिंग सभी बच्चे को। गुड इवनिंग। एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट कर देंगे क्या वीडियो और साउंड क्लियर है, तो फटाफट यस कमेंट कर देंगे। क्या बात है, बड़ा तेजी से कमेंट आ गया, यस सर। चलिए गुड। तो आज की सेशन शुरू किया जाए, आज की क्लास शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 79 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे, और आप लोग लेट ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बता देंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में यहां तक बता दिया था, डील कर दिया था। तो आप लोग फटाफट कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 78 पिछले लेक्चर में बता दिए थे। करा कौन सा द्विलिंगी जानवर है। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा कौन सा द्विलिंगी जानवर है, और बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि इसमें से द्विलिंगी कौन है। द्विलिंगी का मतलब आप लोग पढ़े हैं, जिसमें दोनों लिंग होता है उसे द्विलिंगी कहते हैं। क्या होता है, तो जिसमें दोनों लिंग होता है। द्विलिंगी का मतलब हो गया जिसमें दोनों लिंग होता है, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। जिससे मेल और फीमेल दोनों लिंग होता है उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। तेजी से कमेंट करेंगे सभी लोग। सभी लोग फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। यस सर, ए नंबर। क्या बात है, सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर राइट आंसर है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर। क्या बात है, करेक्ट, यस सर। क्या है, अच्छा अच्छा नहीं दिख रहा, क्या बात है, वीडियो क्वालिटी गड़बड़ है क्या। सभी लोग एक बार तेजी से कमेंट कर देंगे क्या वीडियो क्वालिटी सही है। एक बार तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे क्या वीडियो क्वालिटी सही है। वीडियो क्वालिटी सही है तो एक बार तेजी से सभी लोग फटाफट कमेंट कर देंगे। यदि आज वीडियो क्लियर है तो यस सर एक बार कमेंट कर देंगे, यस सर क्लियर है फटाफट कमेंट कर देंगे। यदि वीडियो क्लियर है तो फटाफट सभी लोग कमेंट कर देंगे, यस सर बिल्कुल वीडियो क्लियर है। जिनको साफ नहीं दिखा दे रहा वो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। जो अभी कमेंट किया सर क्लियर नहीं दिख रहा है, वो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। बाकी सभी बच्चे को क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें मेल फीमेल दोनों पाया जाता है। तो केचुआ मेल फीमेल दोनों होता है एक ही जीव में, ध्यान रखिएगा मेल फीमेल दोनों लिंग होता है। हाइड्रा एक ही जीव में मेल फीमेल दोनों लिंग होता है। जोंक एक ही जीव में मेल फीमेल दोनों लिंग होता है। जोंक द्विलिंगी है, हाइड्रा भी द्विलिंगी है, केचुआ भी द्विलिंगी है, तो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट देखिएगा क्वेश्चन को और आंसर को बताइएगा। बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। कह रहा है अगुणित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैप्पलवाइड, आप लोग पढ़े अगुणित। कह रहा है अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, फटाफट बताइएगा। अगुणित, अब बताइएगा अगुणित कौन है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं जायगोट क्या है, द्विगुणित होता है। जायगोट क्या होता है, द्विगुणित होता है। ये डाइपोलवाइड होता है, क्या होता है, डाइपोलवाइड होता है। हिंदी में कहते हैं द्विगुणित, क्या कहते हैं, द्विगुणित। इसके बाद आप लोग पढ़े हैं युग्मक, ध्यान रखिएगा। गैमेट पढ़े, क्या पढ़े, गैमेट, ध्यान रखिएगा। गैमेट जो होता है, ये गैमेट क्या होता है, अगुणित होता है, हैप्लोइड होता है। क्या होता है, हैप्लोइड होता है, अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित।
इसके बाद ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं भ्रूण, पढ़े हैं बीज, पढ़े हैं, ये सब क्या है तो ध्यान रखिएगा, शब्द द्विगुणित संरचना है, लेकिन कह रहा अगुणित। हमारा ऑप्शन सबसे पहले बी नंबर में आपको दिख गया है। बी नंबर में गैमेट जिसको कहते हैं युग्मक, और आप लोग पढ़े हैं कि युग्मक क्या होता है, अगुणित होता है। आप लोग पढ़े हैं युग्मक अगुणित होता है, क्या आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? फटाफट एक बार तेजी से कमेंट कर देंगे। क्या क्लियर है, बात समझ में आ रही है? एक बार तेजी से सभी लोग फटाफट कमेंट कर देंगे। बी में ही हमारा आंसर दिख गया है, हमारा आंसर बिल्कुल बी में ही दिख गया है। जी हाँ, यस, बिल्कुल राइट आंसर है बी नंबर गैमेट, युग्मक। युग्मक क्या होता है, हमेशा अगुणित होता है, और युग्मनज हमेशा क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जो जायगोट होता है युग्मनज, जायगोट को हिंदी में और क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और आप लोग पढ़े हैं कि युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है, डाइप्लोइड होता है। तो करेक्ट आंसर द बी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। देखिएगा क्वेश्चन 80 क्या करा, फटाफट आंसर दीजिएगा। करा किसी आवृत बीजी करा एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक प्राकनलिका में होते हैं? तो बताइएगा, जो आवृत बीजी होते हैं वो आवृत बीजी में कितने युग्मक प्रागनलिका में होते हैं? युग्मकों की संख्या बताइएगा, प्रागनलिका में कितने युग्मक होते हैं? सबसे पहला करा एक युग्मक, दो युग्मक, तीन युग्मक, अनेक युग्मक। अनेक मतलब दो या दो से अधिक, अनेक मतलब जिसकी कोई संख्या निश्चित नहीं हो। तो बताइएगा, जो आवृतबीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, उसमें युग्मक करा प्रागनलिका में कितने होते हैं? चलिए फटाफट तेजी से कमेंट करिएगा सभी लोग, सभी लोग तेजी से फटाफट कमेंट करेंगे, देख लेते हैं। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का आंसर गलत है, ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का सही है। प्रेम बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, बी यानी कि दो। ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रागनलिका होता है, जो पॉलन ट्यूब होता है, क्या होता है, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब में जो युग्मक होते हैं वो कितने युग्मक होते हैं? तो दो युग्मक होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 81, फटाफट सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 फटाफट सभी लोग तेजी से बताएंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 12 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 12 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, एकदम 100% श्योर आप लोग रहिए, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, सेब का गुद्देदार खाने योग्य भाग है। अब बताइएगा कि सेब का गुद्देदार खाने योग्य भाग कौन है? पहला कह रहा है थैलेमस, दूसरा कह रहा है न्यूसेलस, और तीसरा कह रहा है अंडाशय, और चौथा कह रहा है भ्रूणपोष। तो सेब का खाने वाला गुद्देदार भाग को क्या कहते हैं? आप लोग बिल्कुल पढ़े हैं, गुद्देदार भाग को क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए नंबर। आप लोग जानते हैं कि हमारा सेब में चारों तरफ जो फल भित्ति होता है उसको क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो सेब होता है, गुद्देदार भाग जो होता है खाने वाला, चारों तरफ जो मांसल संरचना होता है, जो गुद्दा वाला संरचना होता है, उस सेब का गुद्दा वाला संरचना को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ये थैलेमस ही खाने योग्य भाग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। सेब का गुद्देदार खाने योग्य भाग कौन होता है? तो थैलेमस होता है। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 क्या कह रहा है ड्रोसोफिला। आप लोग पढ़े हैं, ड्रोसोफिला क्या है? एक प्रकार का फ्रूट फ्लाई है। ड्रोसोफिला क्या है? एक प्रकार का फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है। ड्रोसोफिला कौन मक्खी का नाम है? फल मक्खी का नाम है ना? बिल्कुल, हम आप लोग को ये पढ़ा रखे हैं, ड्रोसोफिला फल मक्खी पढ़ा रखे हैं, ध्यान रखिएगा, लेसन नंबर 5 में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा रखे हैं। और ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या पढ़ा रखे हैं लेसन नंबर 1 में, कि जो फल मक्खी होता है, फ्रूट फ्लाई, जिसको फल मक्खी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये फल मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? वो भी कह रहा है मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। यानी फल मक्खी बोले तो ड्रोसोफिला में, फल मक्खी बोले तो ड्रोसोफिला में मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 2 4 6 8, 2 4 6 8। फटाफट सभी लोग तेजी से कमेंट करेंगे, 2 4 6 8। करेक्ट आंसर फटाफट तेजी से कमेंट करेंगे, तेजी से सभी लोग कमेंट करेंगे, तेजी से कमेंट करेंगे। किन्हीं का सी आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है। दीपक रॉय बिल्कुल राइट आंसर है 8। ध्यान रखिएगा, मियोसाइट कर रहा है ना,
तो मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा और फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। तेजी से आंसर बताइएगा। क्या करा? करा यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं। जब दो युग्मक देखने में एक समान लगे तो क्या कहते हैं? जब दो युग्मक देखने में एक समान लगे तो हम आपको बताए थे, जैसे कि दो नर युग्मक, जैसे कि हम बताए थे दो नर युग्मक, एक ये हो गया और एक कुछ इसी प्रकार का संरचना हम और लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ये हो गया। ये दोनों क्या है? नर युग्मक है। ध्यान रखिएगा। और इधर हम एक लेते हैं, एक हो गया मादा युग्मक। क्या हो गया? मादा युग्मक। और इधर एक हो गया नर युग्मक। चलिए, अब दोनों का नामकरण आप लोग कीजिएगा। ये दोनों युग्मक देखने में एक समान लग रहा है, दोनों नर युग्मक है। और एक मादा युग्मक है। ये क्या है? मादा युग्मक है। और ये क्या है? नर युग्मक है। और इसमें दोनों के दोनों क्या है? दोनों नर युग्मक है। ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा, जो युग्मक देखने में एक समान लगे, यहाँ क्या कर रहा है? जो युग्मक देखने में एक समान लगे उसे क्या कहते हैं? तो हम बता दें कि जो युग्मक देखने में एक समान लगता है उसको आइसोगैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोगैमेट्स। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। कब? जब दो युग्मक देखने में एक समान लगे तो उसको आइसोगैमेट्स कहते हैं। और जब दो युग्मक अलग अलग हो, दोनों देखने में अलग अलग लगे, जैसे कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, दोनों अलग अलग है, तो ऐसे युग्मक को हम क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। ऐसे गैमेट्स को हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। तो हेट्रोगैमेट्स होता कब? जब नर और मादा दो गैमेट्स होता, दोनों अलग अलग देखने में हो लगता तब। लेकिन यहाँ कह रहा है दो युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहते हैं? आइसोगैमेट्स। और वही कहता दो युग्मक देखने में अलग अलग लगे, भिन्न लगे, तो उसे क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट्स। जब दो युग्मक देखने में अलग अलग लगेगा तो हेट्रोगैमेट्स कहलाएगा। और जब दो युग्मक देखने में एक समान लगेगा तो उसे आइसोगैमेट्स कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। ये रहा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 क्या करा? क्वेश्चन करा मानव के अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। जब मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला 40, दूसरा 42, तीसरा 44 और चौथा 46। आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है 46, डी नंबर। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी नंबर। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 46। गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। 46 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 क्या कर रहा है? देखिएगा, फटाफट बताइएगा। एकदम जितना फास्ट आप लोग चल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। आप लोग फटाफट टिक लगाते चलिए, आंसर बताते चलिए। बाकी आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा और अन्यथा ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। जैसा ही ये पीडीएफ का कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, वैसा ही ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर लेंगे। बी फॉर बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। तो फटाफट इसके आंसर बता दीजिएगा आप लोग। कह रहा है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? इसमें से लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है? लैंगिक प्रजनन बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो जीव पार्टिसिपेट करता है, एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। ध्यान रखिएगा। पहला कह रहा द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु, क्या द्विगुणित बनाने के लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? या फिर कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, या फिर कह रहा विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, या फिर कह रहा है एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। एक गुणित बोले तो अगुणित, क्या अगुणित? तो क्या अगुणित अवस्था को बनाने के लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो नहीं, लैंगिक प्रजनन में कभी भी अगुणित नहीं होता है, बल्कि द्विगुणित जायगोट बनता है। तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया। कह रहा है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, तो ध्यान रखिएगा लैंगिक जनन होता है तो क्या विकासवाद में कोई भूमिका नहीं होता है? होता है। तो सी नंबर भी गलत हो गया। बी नंबर में कह रहा है आइडेंटिकल यौन वंश का सृजन हेतु, तो क्या लैंगिक जनन करता है आइडेंटिकल यंग वंश के लिए? संतान पेरेंट्स का समान हो? नहीं ना, संतान पेरेंट्स का समान आइडेंटिकल यंग वंश होता है किसमें?
तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ सेक्सुअल है, लैंगिक प्रजनन है, तो बी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। करा लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है किसके लिए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, तो जी हाँ, द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, लैंगिक जनन। क्योंकि द्विगुणित अवस्था बनता है कब, जब लैंगिक जनन होता है तब, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलता है तब। क्लियर, क्लियर है, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ए नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 86। फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, कह रहा अगुणित कोशिकाओं का संलयन, अगुणित मतलब बोले तो हैप्लॉइड जिसको कहते हैं, कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। यदि अगुणित कोशिका का संलयन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पहला सेल साइकिल कोशिका चक्र कहते हैं, दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन, तीसरा समसूत्रीय विभाजन, और चौथा साइनोगामी। साइनोगामी आप लोग पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, संयुग्मन, जिसको हम दूसरी भाषा में और क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन, जिसको इंग्लिश में दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा अगुणित कोशिकाओं का संलयन, संलयन मतलब मिलना, फ्यूजन करना, ध्यान रखिएगा। जब अगुणित कोशिकाओं का संलयन होता है, दो अगुणित कोशिका मिलता है, दो अगुणित कोशिका का फ्यूजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं ना, यानी कि संयुग्मन कहलाएगा, यानी कि साइनोगामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइनोगामी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 क्या करा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 87 करा, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणता होते हैं। अब जो फूल रात में खिलता है वो साधारणता कैसे होते हैं, क्या हल्के होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, या हम बोल सकते हैं हल्के रंग के होते हैं, ध्यान रखिएगा, या फिर कह रहा स्मॉलर छोटे होते हैं, या फिर कह रहा ब्राइट कलर के होते हैं यानी चमकीले रंग वाले होते हैं, या फिर कह रहा आप कहा कि गुच्छे में खिलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अब बताइएगा ये हल्के रंग वाले होते हैं या छोटे होते हैं या चमकीले रंग वाले होते हैं या गुच्छे में खिलते हैं, वैसे फूल जो रात में खिलते हैं वो क्या होते हैं, फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे, फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है, यस सर। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग को पता है, बिल्कुल राइट आंसर है, छोटे होते हैं। वैसे फूल जो रात में खिलते हैं वो साधारणतः क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। वैसे फूल जो साधारणतः रात में खिलते हैं वो फूल क्या होते हैं, साधारणतः छोटे होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या करा, करा उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब होता है बहुआ द्विलिंगी। उभयलिंगी हम किसको कहते हैं, द्विलिंगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लिंग उपस्थित होता है। वैसे जीव, जिस जीव में मेल लिंग भी हो और फीमेल लिंग हो, ध्यान रखिएगा, जब नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित होता है तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। अब बताइएगा इसमें से उभयलिंगी कौन है जिसमें दोनों लिंग होता है, क्या मुर्गी में दोनों लिंग होता है, तो नहीं, मुर्गी एक लिंगी, मुर्गी का मतलब ही हो गया मुर्गी, ध्यान रखिएगा, यानी कि फीमेल्स, है ना। सांप, सांप ध्यान रखिएगा द्विलिंगी नहीं होता है, अलग अलग होता है, इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा बोथ ए और बी, तो ए और बी गलत है, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि गलत है। अर्थवर्म केचुआ, तो जी हाँ केचुआ इधर राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि केचुआ एक ऐसा जीव होता है जिसमें नर और मादा दोनों होता है। केचुआ, एक ही जीव में, एक ही प्राणी में नर भी होता है और उसी जीव में मादा लिंग भी होता है। नर मादा दोनों लिंग किसमें पाया जाता है, तो केचुआ में। केचुआ द्विलिंगी है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं उभयलिंगी प्राणी। कौन प्राणी, उभयलिंगी प्राणी। तो डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना कौन है, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। पहला कह रहा है अंडाणु, क्या अंडाणु द्विगुणित है, या शुक्राणु द्विगुणित है, या युग्मनज द्विगुणित है, या इनमें से सभी। तो हम बता दें, आप लोग पढ़े हैं अंडाणु, अंडाणु क्या है, तो ये एक प्रकार का गैमेट है। अंडाणु क्या है, तो ये एक प्रकार का गैमेट है, हिंदी में बोले तो युग्मक है। और युग्मक हमेशा क्या होता है, तो युग्मक हमेशा अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। शुक्राणु, तो आप लोग जानते हैं कि शुक्राणु भी क्या है, एक गैमेट है। अंडाणु मेल गैमेट है और शुक्राणु
ये अंडाणु जो है ये फीमेल गैमेट है। अंडाणु कौन सा गैमेट है? फीमेल गैमेट है। और जो ये शुक्राणु है ये कौन सा गैमेट है? मेल गैमेट है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो मेल गैमेट है तो आप लोग जानते हैं कि जो गैमेट होता है ये हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, मतलब कि अगुणित होता है। अब कह रहा है युग्मनज जायगोट, तो आप लोग जानते हैं कि जायगोट बनता है कब? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलता है तब। मेल गैमेट ध्यान रखिएगा शुक्राणु और फीमेल गैमेट अंडाणु, यानी कि स्पर्म और ओवम दोनों मिलता है तो जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और जो युग्मनज होता है ये द्विगुणित होता है, यानी कि डाइपोलवाइड होता है। क्या होता है? डाइपोलवाइड होता है, द्विगुणित होता है। वही कह रहा है द्विगुणित संरचना कौन होता है? तो करेक्ट आंसर सी नंबर, युग्मनज जायगोट। जायगोट क्या होता है? डाइपोलवाइड होता है, यानी कि ये द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्या बात, हल्के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या बात है, क्या कमेंट आ रहा है? पिछले क्वेश्चन का आंसर अभी तक दे रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मासिक चक्र। ध्यान रखिएगा कौन चक्र? तो ध्यान रखिएगा मासिक चक्र। अब जो मासिक चक्र होता है वो आप लोग जानते हैं कि मादाओं में होता है मासिक चक्र, जिसको क्या बोलते हैं? एमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसी बोलते हैं। पूरा नाम है मेस्ट्रुअल साइकिल। क्या नाम है? मेस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमसी। जब महिलाओं में पीरियड चलता है तो उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट में एमसी बोलते हैं। मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, हिंदी में मासिक चक्र कहते हैं। अब जब मादाओं में ध्यान रखिएगा मेस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वो किसमें होता है? कह रहा है क्या बंदर में एमसी होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है? तो जी हाँ करेक्ट, एमसी होता है किसमें? बंदर में। एपिच कपी में भी होता है, मानव ह्यूमन में भी होता है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। इन सभी में क्या होते हैं? मासिक चक्र होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द डी नंबर। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्लियर है ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें मध चक्र नहीं होता है? मध चक्र नहीं होता है मतलब स्ट्रस साइकिल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओसी। ओसी को पढ़ते हैं स्ट्रस साइकिल। ध्यान रखिएगा इसमें ओ साइलेंट होता है, स्ट्रस साइकिल बोलते हैं। अब जो स्ट्रस साइकिल है ये किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता? तो आप लोग जानते हैं गाय, गाय में ओसी होता है मतलब स्ट्रस साइकिल होता है। ध्यान रखिएगा मध चक्र होता है। भेड़, भेड़ में भी क्या होता है? ओसी होता है, स्ट्रस साइकिल होता है। आप लोग जानते हैं बंदर, बंदर में क्या होता है? एमसी होता है। अभी आप लोग पढ़े कि बंदर में क्या होता है? एमसी होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है। ध्यान रखिएगा। और कुत्ता में भी क्या होता है? ओसी होता है। इसे कह रहा है किसमें ओसी नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा बंदर में ओसी नहीं होता है क्योंकि बंदर में एमसी होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। अन्यथा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा, बिफोर बायोलॉजी। बिफोर बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा आपका आपका यहाँ ऑल सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ ऑल सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, बहुत जल्द ही उपलब्ध होने वाले हैं। लगभग एक सप्ताह में आपका यहाँ से सभी, ध्यान रखिएगा, सभी सब्जेक्ट के क्लास आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप लोग की इंग्लिश की क्लास शुरू होगी, उसके बाद आप लोग की फिजिक्स की क्लास शुरू होगी, केमिस्ट्री क्लास शुरू होगी, मैथ की क्लास शुरू होगी। ऑल सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, बी फॉर बायोलॉजी। बस आप लोग कंटिन्यू लगे रहिएगा, दिल से जुड़े रहिएगा, हमारे साथ मिले रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, ताकि जितना हो सके उतना हम आपको, ध्यान रखिएगा, नॉलेज प्रोवाइड कर सके और आपका फ्यूचर अच्छा से अच्छा बना सके। तो फटाफट हम लोग आगे के क्वेश्चन में अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कौन द्विलिंगी नहीं है? कौन द्विलिंगी नहीं है? क्लियर? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग होता है। कौन कौन? एक नर और एक मादा, जिसमें दोनों लिंग होता है उसको द्विलिंगी कहते हैं। तो आप बताइएगा इसमें कौन द्विलिंगी नहीं है जिसमें दोनों लिंग नहीं होता है? पहला कह रहा है टेप वर्म, तो ध्यान रखिएगा इसमें दोनों लिंग होता है, इसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। कह रहा है कौन नहीं होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें दोनों होता है, मेल फीमेल दोनों। डॉग, अब बताइएगा क्या डॉग में मेल फीमेल दोनों होता है? नहीं,
डॉग में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो ये द्विलिंगी नहीं है, ये द्विलिंगी नहीं है। तो यहाँ करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, क्योंकि कह रहा द्विलिंगी कौन नहीं है, तो कुत्ता, कुत्ता द्विलिंगी नहीं है, क्योंकि इसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग अलग होता है। ध्यान रखिएगा, द्विलिंगी उसी को कहते हैं जब एक ही जीव में नर मादा दोनों होता है, एक ही जीव, एक ही प्राणी में नर मादा दोनों होता है, उसको द्विलिंगी कहते हैं। फीता कृमि एक ही जीव में नर मादा दोनों होगा, जोंक एक ही जीव में नर मादा दोनों होगा, स्पंज एक ही जीव में नर मादा दोनों होगा, लेकिन कुत्ता में नर मादा दोनों नहीं होगा। मतलब ये एक लिंगी जीव है, एक लिंगी प्राणी है। यहाँ कह रहा कौन द्विलिंगी नहीं है, तो कुत्ता द्विलिंगी नहीं है, क्योंकि कुत्ता एक लिंगी है। कुत्ता क्या है, एक लिंगी है, बाकी यहाँ सब द्विलिंगी है। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट तेजी से आप लोग आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 93 हम देख लेते हैं, आप लोग का कमेंट थोड़ा फटाफट बताइएगा। चलिए क्लियर है, क्लियर है, यस सर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट बताइएगा, तेजी से कमेंट कीजिएगा। क्या बात, सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर आप लोग का ऑप्शन आ रहा है। देख लेते हैं क्या होता है, सभी लोगों का ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। कारण निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? किसमें युग्मक का स्थानांतरण होगा जिसके लिए जल की आवश्यकता नहीं होगा? गैमेट ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरा जगह युग्मक जाएगा, लेकिन जल की आवश्यकता नहीं होगा। फटाफट फटाफट तेजी से सभी लोग कमेंट करेंगे, तेजी से सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट, डी नंबर बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, देख लेते हैं। सबसे पहले करा एल्गी, ध्यान रखिएगा, एल्गी है ना। सबसे पहले करा एल्गी, एल्गी बोले तो शैवाल, यानी कि जो हमारा शैवाल होता है, ये शैवाल आप लोग जानते हैं कहाँ रहता है, जल में रहता है। और इसमें जब भी निषेचन होता है तो क्या होता है, युग्मक का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, किसके द्वारा, जल के द्वारा। ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइटा, इसमें भी युग्मक का स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइटा, इसमें भी युग्मक के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होता है इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें गैमेट का ट्रांसफर जल के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसमें गैमेट का ट्रांसफर जो होता है वो एयर के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन वाटर के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, कह रहा है भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? जब भ्रूण का विकास होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? पहला कह रहा परागन, दूसरा कह रहा सिनगामी, तीसरा कह रहा पार्थेनोजेनेसिस और चौथा कह रहा स्पोरोजेनेसिस, है ना। अब हमको बता दें एम्ब्रियोजेनेसिस, यहाँ जो हिंदी है ध्यान रखिएगा, ये मिस टाइपिंग किया हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस ध्यान रखिएगा, ये मिस टाइपिंग किया हुआ है, क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो एम्ब्रियोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं भ्रूणोद्भव। क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, तो भ्रूणोद्भव कहते हैं। यहाँ हम इसको क्या करते हैं, काट करके लिख देते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, उसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणोद्भव। अब हमको बता दें कि यहाँ का रहा, ध्यान रखिएगा, यहाँ उल्टी सब लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश सब उल्टी लिखा गया है ना। यहाँ हिंदी इंग्लिश उल्टी लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं है, हम एक को देखते हैं। यहाँ हिंदी क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं, सिर्फ इंग्लिश देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला कह रहा है भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, विविपारी। आप लोग जानते हैं विविपारी नहीं होगा, क्योंकि विविपारी मतलब क्या होता है, जो संतान का निर्माण करता है उसको विविपारी कहते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस। आप लोग जानते हैं पार्थेनोजेनेसिस किसको कहते हैं, जिससे बिना निषेचन का फल बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, बिना निषेचन का फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना।
तो ये भी गलत हो गया। एम्ब्रियोजेनेसिस, आप लोग जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो क्या कहलाता है? भ्रूणीय विकास कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, भ्रूणीय विकास एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा कब? जब भ्रूण का विकास होगा तब। और यहाँ वही करा, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं तो एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, भ्रूणीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? भ्रूणीय विकास कहते हैं, या भ्रूणोद्भव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भ्रूणोद्भव बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। और लास्ट में करा स्पोरोजेनेसिस, ध्यान रखिएगा यहाँ बीजाणु निर्माण है, तो ये भी नहीं होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। चलिए फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 95 क्या होगा, फटाफट तेजी से। क्या करें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, युग्मक के संचयन को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, फ्यूजन बोले तो संलयन। क्या बोल सकते हैं? संलयन। युग्मक के संलयन को कहते हैं। अब जब युग्मक का संलयन होता है, संलयन का मतलब होता है मिलना, संलयन का मतलब क्या होता है? मिलना। ध्यान रखिएगा, अब जब युग्मक मिलता है, अब युग्मक मिलता है तो क्या कहलाता है? तो आप लोग जानते हैं, नर युग्मक हो और मादा युग्मक हो, जब युग्मक मिलता है तो क्या कहलाता है? मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हम आप लोग को बताए हैं, हिंदी में कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। कब? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तब निषेचन कहलाता है। और निषेचन को ही दूसरी भाषा में, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? पेड़ पौधों में जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? शीनगामी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शीनगामी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना, शीनगामी, शीनगामी कहते हैं। अब यहाँ हम आपको बता दें, करा युग्मक के संलयन को कहते हैं, जब युग्मक मिलता है, दो युग्मक आपस में मिलता है, संलयन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? शीनगामी कहते हैं। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन होगा नहीं, पॉलिनेशन होगा नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन होता क्या है? तब परागकोश से परागकण निकल के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसको परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। करा पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस जानते हैं, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, ये भी नहीं होगा। स्पोरोजेनेसिस, ध्यान रखिएगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसको स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 96। फटाफट तेजी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट आंसर बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे। क्या बात है? करा इनमें कौन एक लिंगी नहीं है? इनमें कौन एक लिंगी नहीं है? चुनना है, कौन एक लिंगी नहीं है? तो क्या तिलचट्टा? तो जी हाँ, तिलचट्टा एक लिंगी होता है। तिलचट्टा क्या होता है? एक लिंगी होता है, क्योंकि तिलचट्टा में कॉकरोच में नर अलग होता है, मादा अलग होता है। कॉकरोच में नर मादा अलग अलग होता है, इसलिए तिलचट्टा को हम एक लिंगी बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। करा कुत्ता, तो कुत्ता भी क्या होता है? एक लिंगी होता है, क्योंकि कुत्ता में नर और मादा दोनों अलग अलग होता है। गाय क्या होता है? एक लिंगी। गाय तो जान ही रहे हैं कि एक लिंगी मादा होती है ना, तो ये भी क्या हो गया? एक लिंगी। ध्यान रखिएगा। करा केचुआ, तो जी केचुआ द्विलिंगी होता है। केचुआ क्या होता है? द्विलिंगी होता है, क्योंकि केचुआ ऐसा प्राणी है जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जीव में पाया जाता है। केचुआ में एक ही प्राणी में दोनों होता है, नर भी और मादा भी। यहाँ कह रहा है कौन एक लिंगी नहीं है? तो केचुआ एक लिंगी नहीं है, क्योंकि केचुआ क्या है? द्विलिंगी है। तो करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अर्थवर्म केचुआ द्विलिंगी है, केचुआ एक लिंगी नहीं है, क्योंकि केचुआ में दोनों लिंग होते हैं, नर तथा मादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। करा मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? मानव युग्मक में क्या है? 21, 23, 44, 46। अब बताएं, युग्मक कह रहा है ना, युग्मक कह रहा है ना, तो युग्मक में कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, सभी लोगों को पता है। युग्मक बोल रहा है, युग्मक में हाफ हो जाएगा, यानी कि 46 गुणसूत्र होता है, और युग्मक बोल रहा है तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 23 होगा। करेक्ट आंसर बी नंबर। अब यहाँ सिर्फ रहता मानव में गुणसूत्रों की संख्या, युग्मक यहाँ यदि नहीं होता तो करेक्ट आंसर 46 होता, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, लेकिन युग्मक आ गया तो युग्मक में सीधे आधा कर दीजिए, यानी कि 23 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कह रहा है किस में आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन किस में होता है? आंतरिक मतलब शरीर के अंदर निषेचन किस में होता है? पहला कह रहा है क्या मछली में आंतरिक निषेचन होता है, दूसरा कह रहा उभयचर, तीसरा कह रहा अधिकांश, शैवाल, और चौथा कह रहा आवृतबीजी। आंतरिक निषेचन का मतलब ध्यान रखिएगा वैसा निषेचन, आंतरिक निषेचन का मतलब होता है वैसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है, जो शरीर के अंदर होता है। जो निषेचन प्राणी के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब हम आपको बता दें फिश का रहा मछली, क्या मछली में आंतरिक निषेचन होता है? निषेचन शरीर के अंदर होता है। या उभयचर एम्फीबियन में क्या निषेचन शरीर के अंदर होता है? या शैवाल में निषेचन शरीर के अंदर होता है? या एंजियोस्पर्म में निषेचन शरीर के अंदर होता है? इसमें से कौन सा जीव है जिसमें निषेचन होता है लेकिन शरीर के अंदर होता है? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं मछली पानी में रहता है तो इसमें शरीर के बाहर निषेचन होता है, जलीय माध्यम में निषेचन होता है। तो मछली में जल में निषेचन होता है यानी शरीर के बाहर होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ कर रहा आंतरिक निषेचन किस में होता है? एम्फीबियन मतलब उभयचर। अब जितने भी उभयचर हैं ध्यान रखिएगा, उभयचर कहते हैं किसको हैं? उभयचर किसको कहते हैं? तो वैसा जीव जो जल और स्थल दोनों जगह रहता है। जो जीव जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है उसको उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। और एम्फीबियन में भी क्या होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है, ध्यान रखिएगा उभयचर में आंतरिक निषेचन होता है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द एल्गी, कह रहा है जितना भी एल्गी होता है अधिकांश सभी एल्गी में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा आंतरिक निषेचन होता है। और फिर कह रहा है एंजियोस्पर्म आवृतबीजी। तो हम आपको बता दें कि जो आवृतबीजी होता है ये आवृतबीजी में आंतरिक निषेचन होता है। आवृतबीजी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्योंकि शैवाल में बाह्य निषेचन, उभयचर में बाह्य निषेचन, मछली में बाह्य निषेचन, लेकिन आवृतबीजी में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? तो हम आपको बता दें कि जब निषेचन होता है तो आप लोग पढ़े हैं कि जो ओवरी होता है निषेचन के दौरान क्या होता है? ओवरी फ्रूट बन जाता है। ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं जो क्या बन जाते हैं? सीड बन जाते हैं। कब? जब निषेचन होता है तब। लेकिन जो कार्पल होता है ये कार्पल से क्या बनता है? फटाफट तेजी से बता देंगे। कार्पल जो है ये कार्पल से क्या बनता है? किसका निर्माण होता है? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे, तेजी से कमेंट कर देंगे, आप सभी लोग जानते हैं। क्लियर है? यस, राइट आंसर बी राइट आंसर है पेरिकार्प। ध्यान रखिएगा पेरिकार्प, ऊपर वाला जो छिलका होता है उसी को कहते हैं पेरिकार्प। अब ध्यान रखिएगा ऊपर वाला जो छिलका होता है किसी का वो क्या होता है? पेरिकार्प कहलाता है। और ऊपर वाला छिलका किसका बना होता है? कार्पल का। कार्पल बदल जाता है किसमें? पेरिकार्प में बदल जाता है। कब? जब निषेचन होता है तब। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि पूरे पूरे हम लोग पहुंच गए 100 पर। कितना बार पहुंच गए हम लोग? पूरा पूरी हम लोग 100 पर पहुंच गए हैं। क्लियर है? कह रहा है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? एक बीजपत्री, बीजांडकाय, भ्रूणपोष और भ्रूण। जब द्विनिषेचन होता है तो किसका निर्माण होता है? फटाफट तेजी से आप सभी लोग कमेंट कर देंगे, सभी लोग तेजी से कमेंट कर देंगे क्या होता है? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। यस, क्या बात, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। लेकिन सभी लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है। मेन बात यह है कि सभी लोगों का आंसर क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। किन्हीं का सी है, किन्हीं का डी है। चलिए, संतोष जी बिल्कुल राइट है, अन्नू चौधरी बिल्कुल राइट है, वाई डी भी कुंदन बिल्कुल राइट है। जिनका भी आंसर सी है सभी लोगों का आंसर राइट है। जो भ्रूणपोष होता है वो द्विनिषेचन के परिणाम होता है। द्विनिषेचन होता है तब किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का निर्माण होता है कब? जब द्विनिषेचन होता है तब। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। आज लगता है समाप्त हो जाएगा क्या? हाँ, टाइम बच रहा है, समाप्त हो जाएगा आज आपका लेसन 1 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कह रहा है साइकस में परागन होता है। साइकस जो होता है उसमें परागन क्या होता है? 3 कोशिकीय अवस्था में होता है या 4 कोशिकीय अवस्था या 2 कोशिकीय अवस्था या 1 कोशिकीय अवस्था। यानी कि जो परागन होता है
वो परागन में, ध्यान रखिएगा। करा साइकस होता है, वो साइकस में जो परागन होता है वो परागन क्या होता है, साइकस का परागन क्या होता है। फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे, तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे, तेजी से कमेंट करेंगे, सभी लोग आप लोग जान रहे हैं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 कोष की अवस्था में होता है। जो साइकस में परागन होता है वो परागन 3 कोष की अवस्था में होता है, 3 सेलुलर स्टेज में होता है। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन क्या करा 102, करा एंथेसिस की परिघटना संबंधित है। करा एंथेसिस की परिघटना के किससे संबंधित है, फटाफट आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेशन 1 आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला है, समाप्त होने वाला है, सारा ऑब्जेक्टिव आज खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और जितना बताएंगे उतना ही आपके लिए काफी होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समाप्त हो जाएगा, जीवों में जनन कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोग में से कोई भी लोग ऐसे होंगे जो पूरा वीडियो को नहीं देखे हैं तो ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो को, पिछले लेक्चर को आप लोग देख लेंगे, लेक्चर नंबर 7, 6, 5, 4, 3 सब सारा का सारा आप लोग देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए फटाफट बताइएगा, एंथेसिस की परिघटना संबंधित है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, आप लोग फटाफट बताइएगा। क्या बात है, अभी तक आंसर नहीं आया, अभी तक आंसर नहीं आया, फटाफट तेजी से बताइएगा। किन्हीं का बी आ रहा है तो किन्हीं का ए आ रहा है, क्या बात है, सभी लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं, ध्यान रखिएगा। कर रहा पहला, वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना नहीं, वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। करा परागकण का निर्माण होना नहीं, परागकण का निर्माण नहीं। करा परागकोश का विकास होना नहीं। करा पुष्प कलिका का खुलना, तो जी हाँ, पुष्प कलिका का खुलना, पुष्प कलिका का खुलना क्या कहलाता है, एंथेसिस की परिघटना से संबंधित है। एंथेसिस की परिघटना किससे संबंधित है, तो पुष्प कलिका का खुलना, ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड्स, ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बर्ड्स, आपका बर्ड्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। करा निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगी सराई होता है। उभयलिंगी का मतलब बताएं, जिसमें दोनों लिंग होता है, जिसमें मेल होता है और फीमेल होता है, जिसमें दोनों लिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी सराई कहते हैं। जिसमें दोनों लिंग होता है उभयलिंगी सराई कहते हैं, बताइएगा उभयलिंगी सराई होती है कौन सा पादप। करा वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना, या करा परागकण का निर्माण करना, या फिर करा परागकोश का विकास होना, या करा पुष्प कलिका का खुलना। ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो भी है ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ऊपर वाला जो हिंदी ऑप्शन है ये ऊपर वाला टाइपिंग हो गया, हिंदी जो ऑप्शन है ये ऊपर वाला कॉपी हो गया है, ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला कॉपी हो गया है। यहाँ इंग्लिश देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। मार्केंसिया क्या है, मार्केंसिया इसको पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है तो ध्यान रखिएगा, पिनस है। तीसरा क्या है, साइकस है। और चौथा क्या है, पपाया है। तो भाई लिंग सराय का मतलब जिसमें दोनों लिंग होता है। अब इसमें से कौन है जिसमें दोनों लिंग होता है, आप लोग बिल्कुल एकदम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा है जिसमें दोनों लिंग होता है, जिसमें दोनों लिंग होता है आप लोग बता सकते हैं। क्या पपीता में दोनों लिंग होता है, नहीं, पपीता एक लिंगी होता है, एक लिंग होता है पपीता में, या तो नर होता है या तो मादा होता है, एक फूल में एक ही लिंग रहता है, तो ये गलत हो गया। साइकस एक फूल में एक ही लिंग रहता है, नर मादा दोनों एक साथ नहीं रहता है। पिन्नस एक ही फूल में, ध्यान रखिएगा, दोनों लिंग रहता है, नर भी और मादा भी। और मार्केंसिया में एक फूल में एक ही लिंग रहता है, तो ये भी गलत हो गया। उभयलिंगी सराय कौन है, तो बी नंबर, पिन्नस। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्लियर है, यस सर, यस सर। पपाया एक लिंगी है, पपीता के फूल में एक ही लिंग रहता है, पपीता के फूल में या तो नर रहेगा या तो मादा रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ये भी गलत हो गया। पपीता, पपीता एक लिंगी है। यदि यहाँ क्वेश्चन पूछता कि एक लिंगी कौन है तो पपाया, ध्यान रखिएगा, पपाया एक लिंगी है, पपाया में एक ही लिंग रहता है, एक फूल में एक ही लिंग रहता है, या तो नर या तो मादा। इसका हिंदी गलत टाइपिंग है, ऊपर वाला कॉपी हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी है। अब बताइए एक लिंगी कौन है, देखिए आ गया। अब बताइए कि एक लिंगी कौन है। पहला कह रहा सरसों क्या एक लिंगी है, या चाइना रोज, ओड़हुल एक लिंगी है, या पपीता एक लिंगी है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइएगा एक लिंगी कौन है। अब आप लोग बता सकते हैं, अब बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, करेक्ट आंसर दे सकते हैं। अभी आप लोग पढ़े कि पपीता क्या होता है, एक लिंगी होता है। पपाया क्या होता है, एक लिंगी होता है। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो चाइना रोज होता है ये द्विलिंगी होता है। चाइना रोज क्या होता है, द्विलिंगी होता है, ध्यान रखिएगा, बाइसेक्सुअल होता है। मस्टर्ड जो सरसों होता है ये भी क्या होता है, ये भी द्विलिंगी होता है, ध्यान रखिएगा। सरसों द्विलिंगी, उड़द द्विलिंगी,
पपीता एक लिंगी होता है। करा एक लिंगी कौन है? तो पपीता। करेक्ट आंसर सी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। आज हम लोग समाप्त कर लेंगे, बस ज्यादा नहीं, बस कुछ ही क्वेश्चन और बचा है, लेसन समाप्ति होने वाला है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज आपका समाप्त हो जाएगा। जीवों में जनन। करा युग्मक के निर्माण को कहते हैं, और युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं युग्मक को इंग्लिश से कहते हैं गैमेटो, गैमिट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? गैमिट। ध्यान रखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि गैमिट के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अब पहला ऑप्शन देखिएगा, करा गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, पहला में ही मिल गया युग्मक जनन। करेक्ट आंसर ए नंबर ही है। गैमेटोजेनेसिस युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। करेक्ट आंसर ए नंबर है। दूसरा करा साइटोकाइनेसिस गलत है, स्पोरोजेनेसिस गलत है, मियोसाइट गलत है। करेक्ट आंसर ए नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। एकदम फटाफट फटाफट हम लोग पढ़ करके आज क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। फटाफट आंसर बताइएगा आप लोग, फटाफट आंसर बताइएगा। चलिए फटाफट फटाफट आंसर बताइएगा। बस टाइम ओवर होते होते समाप्त हो जाएगा। बस आपका ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन और बच रहा है, 4 क्वेश्चन और बच रहा है। ध्यान रखिएगा। करा निम्न में से कौन उभयलिंगी सराय पादप नहीं है? उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी बोले तो द्विलिंगी, उभयलिंगी बोले तो द्विलिंगी। और द्विलिंगी आप लोग जानते हैं जिसमें दोनों लिंग रहता है। जब एक ही में दोनों लिंग रहता है, नर भी और मादा भी, उसे द्विलिंगी कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं। तो ये बताइएगा कौन उभयलिंगी सराय नहीं है, किसमें दोनों लिंग नहीं होता है? तो आप लोग जानते हैं पपीता उभयलिंगी सराय नहीं है, क्योंकि पपीता में दोनों लिंग नहीं होता है, क्योंकि पपीता एक लिंगी होता है। क्योंकि पपीता क्या होता है? एक लिंगी होता है। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। आप जानते हैं कि सरसों द्विलिंगी होता है। सरसों क्या होता है? तो सरसों द्विलिंगी होता है। आप लोग बिल्कुल जानते हैं, तो ये गलत हो गया। मक्का भी क्या होता है? तो द्विलिंगी होता है, ये भी गलत हो गया। और चाइना रोज ये भी द्विलिंगी होता है, तो ये भी गलत हो गया। ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है उभयलिंगी सराय कौन नहीं है, द्विलिंगी कौन नहीं है? तो ये सब द्विलिंगी है, लेकिन पपीता द्विलिंगी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ए नंबर। क्लियर। क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछे जा सकते हैं। यहाँ एक ही क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन बार बार आ रहा है, पपीता सही आंसर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। बस आपको समझने का फेर है। समझ गए हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं समझे तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 का अंडपरजक है। अब अंडपरजक को इंग्लिश में कहते हैं ओविपार्वस। और अंडपरजक के मतलब आप लोग जानते हैं वैसे जीव जो अंडा देता है, वैसे जीव जो अंडा देता है उसे अंडपरजक कहते हैं। वैसे जीव जो अंडा देता है और उसके अंडे से संतान का निर्माण होता है। अंडे से किसका निर्माण? तो संतान का निर्माण होता है। और जब अंडे से संतान का निर्माण होता है तो वैसे जीव को अंडपरजक कहते हैं। अब बताइएगा कौन जीव है जो अंडा देता है और अंडे से संतान होता है? सांप। तो सांप अंडा देता है, अंडे से संतान होता है, राइट। हेन मुर्गी, मुर्गी भी अंडा देता है, अंडे से संतान होता है, राइट। क्रोकोडाइल मगरमच्छ अंडे देता है, अंडे से संतान होता है, राइट। करेक्ट आंसर इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है द्विगुणित है। फटाफट बताइएगा द्विगुणित कौन है? आप लोग अभी पढ़े क्या? अंड द्विगुणित है? नहीं। ये क्या है? अगुणित है। अंड क्या है? अगुणित है, क्योंकि अंड एक प्रकार का क्या है? युग्मक है ना। तो ध्यान रखिएगा अगुणित होगा। पॉलन, पॉलन क्या है? ये भी अगुणित है, क्योंकि पॉलन क्या है? ये भी बोला जाए तो युग्मक है ना, तो अगुणित होगा। ए और बी तो गलत हो गया, ए और बी दोनों नहीं होगा। जाइगोट युग्मनज, तो आप लोग जानते हैं ये क्या होता है? जाइगोट द्विगुणित होता है। आप लोग ऑलरेडी पहले भी इसको पढ़ रखे हैं। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जाइगोट होगा। पहले भी ये सब पढ़ रखे हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा, यदि आज जो आप 12 बोर्ड देने वाले हैं तो यही क्वेश्चन आएंगे 100% कंफर्म मानिए। लेसन 1 से जो भी क्वेश्चन है लगभग आपका कंप्लीट करा दिया गया है, बस एक क्वेश्चन और बच रहा है। ध्यान रखिएगा। आखिर के लास्ट होने ही वाला है। करा निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? फिर आ गया उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी का मतलब हम वही बताएं, द्विलिंगी। उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी। अब बताइए कौन द्विलिंगी नहीं है? करा फीता कृमि, तो आप लोग जानते हैं फीता कृमि द्विलिंगी है। फीता कृमि में दोनों लिंग होता है, नर और मादा।
दोनों उपस्थित होता है, इसलिए ये द्विलिंगी हो गया। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि कह रहा द्विलिंगी कौन नहीं है, तो ये द्विलिंगी है, ध्यान रखिएगा। केचुआ, केचुआ भी द्विलिंगी है क्योंकि केचुआ में भी नर मादा दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग जानते हैं घरेलू मक्खी, तो ध्यान रखिएगा जो हाउस फ्लाई होता है इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। इसमें नर अलग होता है, मादा अलग होता है, यानी कि ये एक लिंगी होता है। घरेलू मक्खी क्या होता है, एक लिंगी होता है। और जो जोंक होता है ये जोंक भी द्विलिंगी होता है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। कौन द्विलिंगी नहीं है, कौन उभयलिंगी नहीं है, तो हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी द्विलिंगी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और लेसन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपका बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ऑब्जेक्टिव इसका खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा, 100% गारंटी है, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग डील कर लेते हैं। कह रहा है किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा असंग जनन द्वारा बीज का उत्पादन होता है किस पौधे के प्रजाति में, एस्ट्रेसिया एवं घास, या फिर सरसों, या फिर कह रहा साइट्रस एवं आम, और फिर कह रहा इनमें से कोई नहीं। फटाफट तेजी से बताइएगा, लास्ट है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप लोग का, एस्ट्रेसिया एवं घास। एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है, असंग जनन द्वारा उत्पादन होता है। आप लोग पढ़े हैं असंग जनन, अपोमैक्सिस हम आप लोग को पढ़ाए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, अपोमैक्सिस हम आप लोग को पढ़ाए हैं। अपोमैक्सिस में क्या होता है, असंग जनन में, ध्यान रखिएगा इसमें किसी प्रजाति में जो बीज का उत्पादन होता है वो असंग जनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आज इसका एग्जाम्पल लिखाए थे हम एस्ट्रेसिया एवं घास। एस्ट्रेसिया एवं घास में असंग जनन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। क्लियर है, आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक लेसन क्या हो जाता है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। फटाफट आप सभी लोग तेजी से कमेंट कर देंगे, नो डाउट। आज का लेक्चर समाप्त होता है, लेसन 1 समाप्त होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट होगा लेसन नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आप लोग कंटिन्यू क्लास में लगे रहेंगे और आपको ऑनलाइन क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी ऑल सब्जेक्ट आपको यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएंगे। और इसके पीडीएफ पाने के लिए जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल बी फॉर बायोलॉजी को ज्वाइन करें। और जो भी बच्चे जो दूर से हैं, जो ध्यान रखिएगा सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने के लिए संपर्क करेंगे, ध्यान रखिएगा। या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, बी फॉर बायोलॉजी एप्स को डाउनलोड करेंगे। आज के लिए सही सही प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए गुड नाइट हमारे तरफ से, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे।